और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्लेन क्रैश में पुलिस कांस्टेबल विदीप जाधव की मौत। अजीत पवार के निजी सुरक्षा कर्मी थे। जाधव मिलनसार स्वभाव के लिए इलाके में थे बेहद लोकप्रिय। अब इलाके में तनाव का माहौल। मुंबई स्थित एनसीपी मुख्यालय में भावुक दृश्य। पोस्टर झंडे उतारे गए, तिरंगा भी झुकाया गया। कार्यकर्ताओं और नेताओं में शोक की लहर। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश हादसे में निधन। हादसे में फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत। मौत के बाद माली परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। सुरजेवाला का बयान, कहा संविधान की रक्षा जरूरी, लोकतंत्र पर संकट। वोट चोरी का आरोप, एसआईआर से वोट कटने का दावा। सूरत में सबसे बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा। एक छोटी सी वाहन चेकिंग के बाद हुआ खुलासा। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइबर फ्रॉड तक जा पहुंची जांच। मुंबई से सटे कलवा इलाके के विटावा नागरी के रहने वाले पुलिस कांस्टेबल विदीप जाधव का आज सुबह एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। विदीप जाधव मुंबई पुलिस के 2009 बैच के कर्मचारी थे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर पीएसओ ड्यूटी कर रहे थे। हादसे में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके सुरक्षाकर्मी विदीप जाधव की भी जान चली गई। विदीप जाधव अपने इलाके में एक मिलनसार और सरल स्वभाव के इंसान के तौर पर जाने जाते थे। पड़ोसी बताते हैं कि पिछले 27 सालों से उन्हें वो जानते थे और हमेशा बच्चों के साथ स्नेह रखने वाले बताए जाते थे। उनके व्यवहार और मददगार स्वभाव के हर कोई तारीफ करता नहीं थकता। इस दुखद हादसे से पूरे विटावा नागरी इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। परिवार और पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोग विदीप जाधव को एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी और अच्छे इंसान के रूप में याद कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि विदीप जाधव के पड़ोसियों ने क्या कहा है, जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे उनका क्या कहना है, किसने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। सर, आज सुबह ही प्लेन क्रैश में इस पवार और उनके साथ उनके जो सहयोगी थे विदीप जाधव का देहांत हुआ है। यहाँ के रहने वाले थे, किस प्रकार से आपके साथ बातचीत की रहती थी? विदीप जाधव ये विटावा श्रीनगर के सुपुत्र थे और डीसीएम अजीत दादा के साथ उनके बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे। पर काम करते वक्त उनका व्यवहार आजू बाजू से सौम्य और सबसे मन मिलाऊ था। कभी किसी को पुलिस खाते में काम कर रहे इसलिए कभी किसी का बड़े जाओ नहीं था, कौन से नहीं, पूरा सादेपन में रहते थे। उनका पूरा कुटुंब इधर था। आज विदीप जाधव जाने से हमारे पूरा श्री कृष्ण विहार चाली के ऊपर दुख का डूंगर आया है। हम हमारे पूरे विटावा सूर्यनगर वासियों की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उनके साथ कौन कौन रहने के लिए थे? उनके फैमिली में कौन थे? विदीप दादा की फैमिली में उनकी माँ, उनके पिताजी, एक मिनट जरा, हाँ, उनके परिवार में उनकी माँ, उनके पिताजी, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, जो एक 12 साल की लड़की थी और 7 साल का लड़का था। किस प्रकार का व्यवहार था उनको आजू बाजू वाले के साथ? उनका व्यवहार आजू बाजू वाले के साथ बहुत अच्छा था, प्यार भरा था और वो और अपना काम वैसा उनका स्वभाव था। आज सुबह हमने उनको 6:30 बजे उनको यहाँ से ड्यूटी पर जाते हुए देखा और हमें अभी पता नहीं था कि 2 घंटे में ऐसी बात हमारे कानों में आएगी, तो ये ऐसे हुआ आज। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही एनसीपी पार्टी के मुंबई स्थित मुख्यालय में माहौल अचानक गमगीन हो गया है। पार्टी कार्यालय में मौजूद कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भावुक होकर रोते हुए नजर आए हैं। चारों ओर लगे पार्टी के पोस्टर और झंडों को कार्यकर्ताओं ने सम्मान पूर्वक उतारना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मंत्रालय के ऊपर फहराया जा रहा तिरंगा भी शोक स्वरूप नीचे उतारा गया है। एनसीपी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए। सभी के चेहरे पर
गहरा दुख साफ तौर पर झलक रहा था। पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्टी की कमान संभालने वाले अजीत दादा पवार का इस तरह अचानक चले जाना सभी के लिए बड़ा सदमा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस दुख से उबरने में पार्टी को काफ़ी समय लगेगा। पूरे दफ्तर में शांति और शोक का माहौल पसरा हुआ है। सुबह 9-9:15 बजे हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का और मीडिया के हमारे दोस्तों का फ़ोन बजना शुरू हुआ। तभी ऐसा लगा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हुई है। हमें ऐसा ही लगते रहा कि कुछ थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा हादसा हुआ है और दादा को अस्पताल ले लिया गया है कुछ इलाज के लिए। बाद में जो खबर आई उससे हम सब स्तंभित रह गए। ये बहुत बड़ा हादसा है महाराष्ट्र के लिए। दादा से तो मुलाकात होती रहती थी, हर हफ्ते पार्टी ऑफिस में पक्ष कार्यालय में दादा आते थे तो हमेशा मुलाकात होती थी। और जिस तरह से वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने का प्रयास करते थे और उनका काम करने का प्रयास करते थे, वो बहुत कम नेताओं को वो हो सकता है। तो वो सब काम दादा करते थे। सुबह उनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था, फिर वो प्रशासकीय काम हो या डेवलपमेंट का काम हो या कार्यकर्ताओं को मिलना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करना, ये उनकी हथौड़ी थी। तो डायरेक्ट किसी वजह से अपने संबंधित किसी कार्य को लेकर संबंधित अधिकारी को सीधा फोन लगा देना अपने कार्यकर्ताओं के लिए। वो तो हर मंगलवार को दादा यहाँ पे 4 बजे आते थे, 4 से 6 बजे तक। तो 2 घंटे में कम से कम 200-250 लोगों को मिल के उनका काम है तो सीधा अधिकारियों को फ़ोन करना, अधिकारियों को बुला के लेना, तो वो तो उनके काम करने के लिए एक प्रक्रिया थी, वो वही कर सकते थे। कल नहीं हुई थी, वो गए हफ्ते जब पार्टी ऑफिस आए थे तब मुलाकात हुई थी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग होती है क्योंकि होती है वो हर पार्टी में अक्रॉस पार्टी लाइन अपने हिसाब से अपनी विचारधारा के हिसाब से होती है, लेकिन शत्रुता जैसा शब्द मुझे लगता नहीं है। दादा जिस किसी के साथ काम किए, वो 4-5 सरकारों के साथ काम किए, अनेक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए, तो किसी के साथ उनकी ऐसी दुश्मनी नहीं रही, किसी के साथ कटुता नहीं रही। अगर कुछ निकल भी जाए मुंह से तो वो उससे जब मिलते थे तब हंसी मजाक में सब हो जाता था। तो अलग किस्म के राजनेता थे और हम सभी लोग उनको बड़ा मिस करेंगे। आने वाले दिनों में पार्टी को इससे उभरने में बहुत वक्त लग सकता है, ऐसा हमें लगता है। सुबह 9। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्लेन क्रैश हादसे में फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत हो गई। पिंकी माली की मौत के बाद माली परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में चारों तरफ मातम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिंकी के पिता शिव कुमार माली गहरे सदमे में है। रिश्तेदार और पड़ोसी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं। हर कोई इस हादसे से टूट चुका है। घर में सन्नाटा पसरा है। माली परिवार के लिए नुकसान कभी ना भर पाने वाला नुकसान है। घर में मैं और मेरा लड़का और मेरी लड़की रहती थी और कल उनका फोन आया था लड़की का कि मैं बारामती जा रही हूँ, वहां से अजीत दादा पवार को छोड़ के मैं नांदेड़ जाऊंगी। और उसके बाद आज अजीत दादा के बारे में सुना, हम लोग टीवी में लगाए तो ब्रेकिंग न्यूज में पिंकी माली करके अटेंडेंट आया, तब हम लोगों को मालूम पड़ा कि मेरी लड़की भी मैं ये कर दिया। उनका विवाह हुआ था और वो शादीशुदा थी। कहाँ रहते थे वो? और ठाणा रहते थे। कितने सालों से ये सर्विस करते थे? 5 साल से वो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में काम कर रही है। 5 साल से काम करती है। कलीना में सब वीआईपी लोगों के ही साथ जाना, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, राष्ट्रपति हो, सब बड़े लोगों के ही साथ उनका आना जाना है। उनका एजुकेशन कितना हुआ था? और 12th पास थी। 12th पास थी। अभी उनके पश्चात
घर में कौन कौन है? उनके पति? उनका पति है, बच्चे वगैरह नहीं हुए, 29 साल की उम्र है। अब मैं हूँ, मेरी मिसेस है और मेरा लड़का है। आपको गवर्नमेंट से वहां से इन्फॉर्म किया गया है? अभी तक नहीं, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय से मैसेज आया था, लेकिन कुछ ज्यादा बात कर नहीं पाए। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सबसे महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय मुद्दों पर सांसदों और राजनीतिक दलों के बीच एकमत सहमति स्थापित करने की आवश्यकता पर कही, जिसका कांग्रेस स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा संविधान की अनुपालना और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करना है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती वोट चोरी को रोकना है और एसआईआर के माध्यम से करोड़ों लोगों के मत काटे जाने की कोशिशों को बंद किया जाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। आज माननीय राष्ट्रपति जी ने सबसे मुख्य बात जो अपने अभिभाषण में कही वो थी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सांसदों और दलों द्वारा एक मत सहमति पैदा करना। हम इसका स्वागत करते हैं। देश के मुद्दे हैं क्या, आइए उन पर चर्चा करें ना। क्या राष्ट्रपति जी, मोदी जी और उनकी सरकार को ये कहेंगी? देश का सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान की अनुपालना और मर्यादाओं की रक्षा। देश का एक और सबसे बड़ा मुद्दा है संवैधानिक संस्थाओं, विशेषतः चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीईसी, सीबीसी, उनके द्वारा कानून की रक्षा व कानून की पालना। सूरत से सामने आया है देश का अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उधना इलाके से शुरू हुई एक छोटी सी वाहन चेकिंग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड तक पहुंच गई। इस मामले में अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दुबई से फरार मुख्य आरोपी को भी सूरत एयरपोर्ट से दबोच लिया गया है। इसकी कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई है, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि बड़ा नेटवर्क जो है वो चलाया जा रहा था, जिसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। सूरत शहर के डीसीपी डॉक्टर कानन देसाई ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको सबसे पहले सुनाते हैं, सुनिए। 1550 करोड़ का जो एक साइबर फ्रॉड अपना दाखिल हुआ था, उसी के तहत आज हमने एक दिवेश जितेंद्र भाई चक्रानी करके, जिसकी उम्र 26 साल है, उसको अरेस्ट किया है। उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था। जब ये फरियाद दर्ज हुई थी तब वो दुबई शारजाह भाग गया था। वहां से जब लुकआउट नोटिस के इशू होने के बाद कल जब वो सूरत एयरपोर्ट पे आया तो उसी के आधार पे हमने उसको अरेस्ट किया है। मेन रोल उसका ये है कि जब ये साइबर फ्रॉड की जो एक पूरी मेन कोर टीम है, जिसमें है किरात जादवानी, उसकी बहन है वृंदा जादवानी, और ये तीसरा है दिवेश जितेंद्र चक्रानी। वो दिवेश और ये किरात है, दोनों टेक्सटाइल के बिजनेस में पहले पार्टनर थे। उन्होंने वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ 3.5 करोड़ के अराउंड, उसी के भरपाई करते हुए चलते हुए जो किरात जादवानी है वो साइबर फ्रॉड की तरफ झुका, और वो और उसकी बहन, ये दोनों और ये तीसरा दिव्य जितेंद्र चक्रानी, ये तीनों ने मिलके आदमियों को ढूंढते थे, लोगों को ढूंढते थे कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाए, और ये जो कोर टीम है वृंदा, दिवेश और किरात की, उसको बेच दे ताकि साइबर फ्रॉड से जो भी पैसे आए वो उसमें डाल सके और फ्रॉड हो सके। जिसमें किरात और वृंदा, ये उसके पास जितने भी खातेधारक आते थे उनको, और बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। वो लोग जब बैंक से करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो शॉप की ओपनिंग करनी होती है, वो पूरा एक फ्रॉड सेटअप खड़ा करने में ये दिवेश जितेंद्र चक्रानी का मेन रोल था। बैंक अकाउंट्स का जो धारक है उसके बीच और बैंक के जो कर्मचारी है उनके बीच की जो कड़ी है मेन, ये दिवेश चक्रानी, जो पूरा एक फ्रॉड सेटअप शॉप का या दुकान का बना के बैंक अकाउंट ओपन करने में मेन रोल उसका प्ले था। और ये जो पैसे साइबर फ्रॉड से आते थे उसमें भी उसका 20 to 25% जितना।
महाराष्ट्र के बारामती में हुए भीषण विमान हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इस दुखद घटना को राजनीतिक और सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है। जनसेवा और प्रशासनिक दक्षता के लिए पहचाने जाने वाले अजीत पवार ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है और विकास से जुड़े कई अहम फैसलों में अग्रणी भूमिका निभाई है। हादसे की खबर सामने आती ही एनसीपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, नेताओं में गहरा दुख है। वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। इस दर्दनाक घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान की जाए। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन की खबर पर देश भर में शोक संदेश सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुबह उन्हें ये दुखद जानकारी मिली कि माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने स्वर्गीय अजीत पवार की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके साथ हादसे में दिवंगत हुई सभी पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही परिजनों को, समर्थकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए, क्योंकि कोई एक मंच तो हो। यह जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।